नमस्कार दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक का नाम है समायोजन की रक्षा युक्तियाँ। टॉपिक का क्या नाम है? समायोजन की रक्षा युक्तियाँ। आइए सबसे पहले यह देखते हैं कि समायोजन होता क्या है। इसको एक परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। व्यक्ति की आवश्यकताओं और वातावरण के मांगों के बीच संतुलन बैठाना ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। आइए हम इसको एक व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए मेरा भाई मुझसे आकर कहता है कि मैं शहर पढ़ने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे 10,000 का फोन दिला दीजिए। परंतु मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसको 10,000 का फ़ोन दिला सकूं। इसलिए मैंने अपने भाई से कहा, तू 10,000 की बजाय 7,000 का फ़ोन दिला सकता हूं। अब उसका मोबाइल मांगना उसकी आवश्यकता है और 10,000 का मोबाइल मांगना वातावरण की मांग है, क्योंकि हो सकता है उसके सभी दोस्त एक स्टैंडर्ड का मोबाइल रखते हो। अब इन दोनों के बीच मेरा यह कहना कि 10,000 की बजाय 7,000 का फोन दिला सकता हूँ, यह कहना ही मेरा क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा, क्योंकि मैं अपने भाई की आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहा हूँ और वातावरण की मांग को भी पूरा कर रहा हूँ। अब यहाँ व्यक्ति की आवश्यकता और वातावरण के बीच संतुलन बैठाना ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। जब मानव का समायोजन बिगड़ता है तो उसका संतुलन भी बिगड़ता है। मानव लंबे समय तक असंतुलित अवस्था में नहीं रह सकता, इसलिए वह अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से 2 उपाय करता है। अब ये 2 उपाय कौन कौन से हैं, इनको देखते हैं। जो पहला उपाय है वह है रक्षा तंत्र, दूसरा जो उपाय है वह है कोपिंग व्यवहार। अब रक्षा तंत्र किसे कहते हैं, इनको देखते हैं। व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या आने पर कोई तर्क या उपाय सुझाकर समस्या का समाधान किया जाए, उसे क्या कहते हैं? रक्षा तंत्र कहते हैं। कोपिंग व्यवहार क्या होता है? जब समस्या आने पर उस समस्या पर आक्रमण करके लक्ष्य की प्राप्ति की जाए, उसे क्या कहते हैं? कोपिंग व्यवहार कहते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि रक्षा तंत्र के मुख्य रूप से कौन कौन से युक्तियाँ होती हैं। जो रक्षा तंत्र के अंतर्गत जो पहली युक्तियाँ आती है उनका नाम है आत्मीकरण। इन्हें क्या कहते हैं? तदात्मीकरण। अब आत्मीकरण होता क्या है, इनको देखते हैं। जब व्यक्ति अपने को अपने को किसी बड़े व्यक्ति या पद के साथ जोड़कर अपने कद को ऊंचा करता है, जो घटना समायोजन को बिगाड़ती है उससे मुक्ति पाने का प्रयास करता है। जैसे उदाहरण है, मेरे चाचा विधायक है। अब इसको हमें एक व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए मैं बिना हेलमेट के स्कूटी चला रहा हूँ। अब जैसे ही कुछ दूरी पर गया तो मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और मुझसे सवाल किया, हेलमेट कहाँ है? मैंने कहा, सर गलती हो गई, हेलमेट नहीं लेके आया। तो पुलिस वाले ने कहा कि लाइसेंस कहाँ है? मैंने कहा, सर लाइसेंस थोड़ी जल्दीबाजी में घर ही भूल आए। पुलिस वालों ने मुझे 4-5 बात बुरी सुना दी। अब मुझे गुस्सा आ गया। मैं बोला, आप ये सब भाषण देना बंद कीजिए और मुझे जाने दो। तो एक पुलिस वाले ने कहा, इसको डालो गाड़ी में और ले चलो थाने में, अभी पता चल जाएगा यह कौन है। जैसे ही पुलिस वालों ने यह कहा कि डालो जीप में, मैंने तुरंत बोला
कि मैं इस शहर के विधायक के भाई का बेटा हूँ। एक पुलिस वाले ने कहा, आप विधायक के भाई के बेटे हैं, इसलिए इस बार तुझे माफ करते हुए पर आगे से ध्यान रखना। और यह कहकर छोड़ देते हैं। भले ही मैं विधायक के भाई का बेटा हूँ, मैं मेरे चाचा के विधायक पद के साथ मैंने आत्मीकरण करके मेरी जान को बचाया था, तो उस समस्या से छुटकारा पाया। इसे ही क्या कहते हैं? आत्मीकरण कहते हैं। अब जो रक्षा तंत्र की जो दूसरी युक्ति आती है वह है प्रतिस्थापन। देखिए, इसका जो सामान्य अर्थ होता है वह होता है कि किसी का क्रोध किसी पर निकालना। तो आइए इनको देखते हैं, प्रतिस्थापन कहते किसे हैं। तो इस रक्षा तंत्र में जो घटना, वस्तु, व्यक्ति को पीड़ा पहुंचा रही है, उस पीड़ा को किसी दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण करके व्यक्ति अपनी पीड़ा को कम करता है। इसे ही क्या करते हैं? प्रतिस्थापन कहते हैं। जैसे क्रिकेट में खिलाड़ी आउट होने पर अपना सारा गुस्सा बल्ले को देकर मारकर निकालता है। आइए इनको भी एक व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आपने मैच देखते समय देखा होगा, उस मैच में कोई खिलाड़ी मान लो बहुत अच्छा खेल रहा है और वह खेलते हुए 99 रन बना लेता है। उसकी अगली ही गेंद पर अपने साथी की वजह से रन आउट हो जाता है और गुस्से के कारण अपने बल्ले को जमीन पर देकर मारता है। ऐसी स्थिति में अपने साथी का गुस्सा अपने बैट को जमीन पर मारकर अपना सारा गुस्सा बैट पर निकालना, यह क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन। क्योंकि जो गुस्सा था वह गुस्सा किसका था? अपने साथी के कारण उसका गुस्सा उत्पन्न हुआ था, लेकिन उस गुस्से को उस साथी पर न निकाल कर अपना बल्ला जमीन पर देखकर अपने गुस्से को शांत करता है। तो यह जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाते हैं? प्रतिस्थापन कहलाते हैं। अब देखते हैं अगली युक्ति। अब आती है प्रक्षेपण। देखिए, सामान्य जो प्रक्षेपण का अर्थ होता है वह अर्थ होता है किसी के ऊपर डालना। तो अब यहाँ देखते हैं कि प्रक्षेपण होता क्या है। इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपनी कमजोरियों को दूसरों पर डालकर अपनी पीड़ा को कम करता है और उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेपण कहते हैं। जैसे विद्यार्थी फेल होने पर अध्यापक को दोष देता है। इसको भी हमें एक व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा, जब फेल विद्यार्थी को यह पूछा जाता है तू फेल कैसे हो गया, तब वह विद्यार्थी अपनी कमजोरियों को शिक्षक के ऊपर डाल देता है और कहता है शिक्षक ने हमको सही से पढ़ाया ही नहीं। अक्सर यह भी कहते हुए सुना होगा, यार कॉपी में लिख के तो पूरा आया था परंतु परीक्षक ने हमारे नंबर काट लिए, इसी कारण मैं फेल हो गया। यहाँ पर विद्यार्थी अपनी कमजोरियों को छुपाकर शिक्षक के ऊपर डाल देता है। इसी को क्या हम कहते हैं? प्रक्षेपण कहते हैं। अब जो अगली युक्ति आती है वह है प्रतिगमन। देखिए, प्रति का अर्थ होता है पीछे और गमन का अर्थ होता है लौटना। इसका जो सामान्य अर्थ होता है पीछे की ओर लौटना। अब देखते हैं प्रतिगमन होता क्या है। इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए उन उपायों को करता है जो वह बाल्यावस्था में छोड़ चुका। इसे क्या करते हैं? प्रतिगमन। आइए इनको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जो इसका उदाहरण है छोटे बच्चे की तरह रोना। अब इनको एक व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। आपने अपने व्यवहार में कई बार देखा होगा कि लड़की की शादी में बहुत बार आपने यह चीज़ देखी होगी कि जब लड़की की विदाई होती है तो उस लड़की किस तरह रोती है, अपने माता पिता के बात भर भर के रोती है। यही स्थिति बाल्यावस्था में होती है। जब किसी बच्चे को
उसके पापा डांट देते हैं तो वह बच्चा तुरंत अपनी मम्मी के पास जाकर उसकी बात भर भर के रोता है। यह बाल्यावस्था की आदत जब हम किशोर अवस्था या अपने जीवन में करें तो यह आदत क्या कहलाती है? प्रतिगमन। निष्कर्ष के तौर पर बात करें तो बाल्यावस्था की कोई भी आदत यदि कुछ वर्षों तक छोड़ दें और कुछ समय बाद वही आदत पुनरावृत्ति करें तो वह क्या कहलाती है? प्रतिगमन कहलाती है। तो आइए अब हम अगली युक्तियों को देखते हैं। अगली जो रक्षा तंत्र के अंतर्गत जो युक्ति आती है वह आती है योक्तिकरण या युक्तिकरण, या तो कहते हैं इसे ही कहते हैं योक्तिकरण या इसे फिर कहते हैं युक्तिकरण। अब ये क्या है इसे देखते हैं। इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए बुद्धिमत्ता पूर्वक तर्क देकर अपनी कमजोरियों को छिपाता है। ये तर्क सुनने वाले को उचित प्रतीत होते हैं। इस प्रकार वह अपने समायोजन को बनाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले, अंगूर खट्टे हैं। आपने एक कहानी जो लोमड़ी वाली कहानी तो सुनी ही होगी कि जब लोमड़ी अंगूर तोड़ने का बार बार प्रयास करती है और जब वह लोमड़ी अंगूर को तोड़ नहीं पाती है तो ऐसी स्थिति में उसे निराशा प्राप्त होती है। लेकिन वह अपने मन को बहलाने के लिए क्या कहते हैं कि यह मुझे अंगूर खाने ही नहीं क्योंकि ये अंगूर क्या है? खट्टे। तो वहाँ जो लोमड़ी अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए इस तरह की युक्तिकरण का प्रयोग करती है। अक्सर हम भी अपने व्यवहार में काफ़ी देखा भी होगा, सुना भी होगा, लोग इस युक्तिकरण का उपयोग करते हैं। देखिए हम इनका व्यवहार में कैसे उपयोग करते हैं। आप किसी भी नौकरी पाने के लिए 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और वह नौकरी आपको नहीं मिली। एक दिन आप किसी रिश्तेदार के शादी के फंक्शन में गए, वहाँ आपको 4-5 आपके रिश्तेदार मिल गए। उन एक रिश्तेदार ने आपसे पूछा, अरे उस नौकरी का क्या रहा जिसकी तू तैयारी कर रहा था? अब वह व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वह अनेक तर्क देता है। जैसे अरे उसमें तो वेतन कम था, अरे उस नौकरी में तो भ्रष्टाचार ज़्यादा है, पदोन्नति के अवसर नहीं है, इसलिए मैंने उसकी तैयारी बीच में ही छोड़ दी, इत्यादि जो उदाहरण है ये तर्क देता है और अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का बरकस प्रयास करता है। और यह जो तर्क दिए यह सुनने वाले को उचित भी प्रतीत से होने लगते हैं। अब हम अगली रक्षा तंत्र की युक्तियों को बारे में देखते हैं। जो अगली जो रक्षा एक युक्ति आती है वह है प्रतिक्रिया निर्माण। कौन सी युक्ति है? प्रतिक्रिया निर्माण। अब देखिए सबसे पहले यह देखते हैं कि प्रतिक्रिया निर्माण होता क्या है। इस रक्षा तंत्र में जो घटना व्यक्ति, वस्तु, समायोजन को बिगाड़ रही है, ठीक उसके विपरीत क्रिया करके या विचार व्यक्त करके व्यक्ति अपनी पीड़ा को कम करता है और अपना समायोजन बनाता है। अब यहाँ हम एक व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से प्रतिक्रिया निर्माण को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि प्रतिक्रिया निर्माण होता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ होता क्या है। देखिए प्रतिक्रिया किसकी होती है? जो पहले क्रिया हुई होगी तो प्रतिक्रिया होगी ना। यहाँ जो क्रिया हुई उस क्रिया ने आपको डिस्टर्ब कर दिया तो ठीक उसके विपरीत क्रिया करके अपने समायोजन बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया निर्माण। देखिए मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा इसमें, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पिता ने अपने बेटे की गलती पर आवश्यकता से अधिक पीट देते हैं। उसके बाद पिता सोचता है मैंने बच्चे के साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वह पिता उस क्रिया से दिन भर
डिस्टर्ब रहता है। वह पिता शाम को जब ऑफिस से आते समय अपने बच्चे के लिए चॉकलेट लेकर आता है। जो उसने गलत काम किया उसका उल्टा प्यार दिखाकर उसने अपनी पीड़ा को कम किया। इसी को हम क्या क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। पहले तो उसने क्या किया, अपने बच्चे को पीट दिया। अब उस बाद में जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि बच्चे को इतनी बुरी तरह नहीं पीटना चाहिए, तो इस कारण उसका जो समायोजन था वह बिगड़ गया। अब जो समायोजन बनाने के लिए वह क्या करता है, अपने बच्चे के प्रति प्यार दिखाता है। तो जो प्यार दिखाना ही क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया निर्माण कहलाता है। अब हम देखते हैं आगे दमन। अगली जो युक्तियाँ है वह क्या है? दमन। और दमन क्या होती है, इन्हें देखते हैं। इस रक्षा तंत्र में जो वस्तु, व्यक्ति, घटनाएं जो पीड़ा पहुंचा रही है उन्हें अचेतन मन में धकेल कर व्यक्ति उसे भूलने का प्रयास करता है। इस रक्षा तंत्र को चयनात्मक विस्मरण भी कहते हैं। अब देखिए, इनको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप टीचर बन गए, आप पहले दिन स्कूल में गए और उसी दिन किसी बच्चे ने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया जिसके कारण आपको पीड़ा हुई और उस पीड़ा के कारण आपका समायोजन बिगड़ने लगा। इस पीड़ा को, जो आपका समायोजन बिगाड़ रही है, उस पीड़ा को आपने अचेतन मन में डालने का प्रयास किया। जो घटनाएं पीड़ा पहुंचा रही है उस पीड़ा को आपने अचेतन मन में ढालकर भूलने का जो प्रयास किया वह क्या कहलाएगा? दमन कहलाएगा। अब इसको चयनात्मक विस्मरण भी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या याद रखना है, क्या नहीं, किसको भूलना है। इसी कारण इसको चयनात्मक विस्मरण भी कहते हैं। जो अगला जो रक्षा तंत्र के अंतर्गत जो युक्तियाँ आती है उसका नाम है उदात्तीकरण। क्या है? उदात्तीकरण। अब देखते हैं उदात्तीकरण होता क्या है। इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए उन उपायों को करता है जो समाज को स्वीकार हो और समाज उसका अभिनंदन करता है। ये समायोजन धनात्मक विधि होती है। जैसे उदाहरण, अनाथालय से बच्चा लेना। अब इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक पति पत्नी के कोई भी संतान नहीं है। अगर वो पति पत्नी अनाथालय आश्रम से एक छोटे बच्चे को गोद लेकर अपनी संतान बनाते हैं तो समाज इसकी आलोचना करेगा या अभिनंदन करेगा? तो आपका उत्तर होगा अभिनंदन करेगा। हालांकि रिश्तेदार जरूर आलोचना करेंगे, हमारा बच्चा लेते ताकि सारी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को गोद लिया जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। यह समाज को स्वीकार है। ऐसा कार्य जो समाज को स्वीकार हो उसे क्या कहते हैं? उदात्तीकरण कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्षतिपूर्ति। अगली युक्ति कौन सी है? क्षतिपूर्ति। अब क्षतिपूर्ति होती क्या है? इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपनी कमी की भरपाई करने के लिए या तो किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करता है या कोई उपाय करके अपनी क्षतिपूर्ति करता है। जैसे सचिन पढ़ाई में कमज़ोर थे। क्या थे? सचिन पढ़ाई में कमज़ोर थे परंतु क्रिकेट में महारत हासिल था। तो यह इसका क्षतिपूर्ति का उदाहरण है। तंत्र के अंतर्गत जो अगली जो रक्षा युक्ति आती है वह कौन सी है? सत्यता को नकारना। अब ये क्या होते हैं इसको देखते हैं। इस रक्षा तंत्र में जो घटनाएं समायोजन को बिगाड़ती हैं उन्हें कुछ समय के लिए नकार कर व्यक्ति अपने समायोजन को बनाता है। आइए इनको भी एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं
कि आपने कई बार सुना होगा कि कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है और इस प्रकार आंखें बंद करके समझता है कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा है। उसी प्रकार व्यक्ति भी, बच्चे कितने ही बुरे क्यों ना हो, माता पिता को अपने बच्चों में बुराई दिखाई नहीं देती है। वे तो उन्हें क्या कहते हैं, सत्यता को नकारना। चाहे उसके बच्चे में गलती की हो, लेकिन उस गलती को माता पिता स्वीकार नहीं करना ही क्या कहलाता है, सत्यता को नकारना। अब देखिए जो कोपिंग व्यवहार होता है वह क्या होता है, देखते हैं। इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए समस्याओं पर आक्रमण करता है और लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करता है। इसे क्या कहते हैं, समायोजन। अब देखिए यहाँ एक तो हमने पढ़ा रक्षा तंत्र, एक पढ़ा कोपिंग व्यवहार। अब इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, इनको देखते हैं। देखिए रक्षा तंत्र में समायोजन की ऋणात्मक विधि है। क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें ऋणात्मक विधि कौन सी है, रक्षा तंत्र, कोपिंग व्यवहार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रक्षा तंत्र में जो समायोजन की ऋणात्मक विधि कौन सी है, रक्षा तंत्र। जबकि कोपिंग व्यवहार में समायोजन की रचनात्मक एवं धनात्मक विधि है। कोपिंग व्यवहार में समायोजन की रचनात्मक या धनात्मक विधि है। जब व्यक्ति रक्षा तंत्र का उपयोग करता है तब वह समस्या से भागता है। रक्षा तंत्र में क्या होता है कि वह समस्या से भागता है, जबकि कोपिंग व्यवहार में क्या होता है, वह समस्या पर क्या करता है, आक्रमण करता है। यदि यह कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।